हेलो दोस्तों, मैं मन्नू पाल स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम ओबीजी की थ्योरी क्लासेस लेके आए हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी क्लासेस ऑफ ओबीजी, और साथ के साथ में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके यूपीपीएससी, केजीएमयू एंड नॉर्सेट एग्जाम से रिलेटेड। तो सारे के सारे क्वेश्चंस भी हम साथ में ही कवर करेंगे, और साथ में ही मिडिल में ही हम क्या देखेंगे, थ्योरी के बीच बीच में सारे एमसीक्यू। क्लियर दोस्तों? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ओबीजी। तो ओबीजी की ए टू जेड जितनी भी ओबीजी होती है वो सारी की सारी हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओबीजी से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू होंगे उनको डिस्कस करेंगे आपसे। ओबीजी से रिलेटेड जितने भी अ, जो इमेज बेस्ड एमसीक्यू आते हैं नॉर्थ साइड के अंदर, वो सारे हम आपसे डिस्कस करेंगे सारी की सारी क्लासेस के अंदर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ओबीजी की क्लासेस। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ओबीजी समझ गए होंगे पैटर्न क्या रहेगा अपना ओबीजी का। साथ में ही हम थ्योरी क्लासेस तो होंगी, साथ में एमसीक्यू देखेंगे और इमेज बेस्ड एमसीक्यू भी देखेंगे। क्लियर? तो समझ में आ रहा होगा किस तरह से रहेंगी ये क्लासें। चलिए, वो स्टार्ट कर रहे हैं ओबीजी की थ्योरी क्लास। तो क्लास फर्स्ट है आज। क्लास पहली क्लास है तो ओबीजी ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी। मतलब क्या है ऑब्स्टेटिक एंड गायनिकोलॉजी का, सबसे पहले हम बेसिक सा यही जानेंगे कि ऑब्स्टेटिक का मीन्स क्या है, गायनिकोलॉजी का मीन्स क्या है, और कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है उनका मतलब क्या होता है। इसके साथ में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्स्टेटिक की। तो ऑब्स्टेटिक एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals which deals which deals यानी कि एक ब्रांच है ये मेडिकल साइंस की, जिसके अंदर जो डील्स करती है किसको, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इसके अंदर जो ब्रांच है मेडिकल साइंस की ऑब्स्टेटिक, उसके अंदर हम स्टडी किसकी करते हैं, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी पैथोलॉजी होती हैं, पैथोलॉजी बोले तो डिजीज कंडीशन, पैथोलॉजी बोले तो डिजीज कंडीशन, तो जितनी भी डिजीज कंडीशन है ऑबस्टेटिक से रिलेटेड, उन सबको हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑबस्टेटिक में। यानी प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ना, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होंगी उन सबको कंसिडर्ड किया जाता है ऑबस्टेटिक के अंदर। होप सो कि क्लियर हुआ होगा आपको ये। दूसरा टर्म है यहाँ पे गायनकोलॉजी। दूसरा टर्म है यहाँ पे गायनकोलॉजी। तो सेम ये भी ब्रांच है किसकी, मेडिकल साइंस की। ये भी ब्रांच किसकी है, मेडिकल साइंस की। इसके अंदर स्टडी करेंगे हम किसकी, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोला जाता है गायनिकोलॉजी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओनली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं करते। रिप्रोडक्टिव में दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएंगे आपके पास, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, गायनिकोलॉजी कहलाता है। इट्स रिलेटेड डिजीज एंड इट्स रिलेटेड डिजीज यानी कि इसके बारे में जो भी बीमारियां होती हैं गायनिकोलॉजी से रिलेटेड, यानी रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, वो किसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, गायनिकोलॉजी के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, नेक्स्ट तीसरा टर्म आपके पास लिखा हुआ है एंड्रोलॉजी। व्हाट यू मीन बाय एंड्रोलॉजी? व्हाट यू मीन बाय एंड्रोलॉजी? एंड्रोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम यहीं पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। तो एंड्रोलॉजी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बारे में बीमारियां जो भी आएंगी उन सबको हम पढ़ेंगे किसके अंदर, एंड्रोलॉजी के अंदर कंसिडर्ड करेंगे। क्लियर दोस्तों? होप सो कि आपका इतना क्लियर हुआ होगा, इतना क्लियर हुआ होगा आपका। ठीक है, चलिए हम चल रहे हैं नेक्स्ट। इसी के साथ देख रहे हैं हम मिडवाइफरी नर्सिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये मिडवाइफरी नर्सिंग, बार बार आपसे ये आगे टकराएगा। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होती है? तो देखिए, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू प्रेग्नेंट लेडी, टू
प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना, प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना क्या कहलाता है? मिडवाइफरी नर्सिंग कहलाता है। यानी कि एक एक्सपर्ट नर्स होगी और वो क्या करेगी? केयर प्रोवाइड कराएगी। केयर किस टाइप की होगी? कॉम्प्रिहेंसिव केयर। किस टाइप की केयर? कॉम्प्रिहेंसिव केयर। कॉम्प्रिहेंसिव केयर मतलब संपूर्ण केयर। संपूर्ण केयर, किसी से रिलेटेड केयर हो उसकी पूरी की पूरी केयर करेगी, उस टर्म को बोले हैं हम मिडवाइफरी नर्सिंग। और ये केयर कहां से कहां तक? यानी प्रेगनेंसी में भी होगी और ये केयर आपके परपीरियम पीरियड तक रहती है। यानी कि आफ्टर डिलीवरी 42 डेज तक ये पीरियड रहता है, परपीरियम पीरियड, वहां तक ये केयर हम दे सकते हैं। उस टर्म को बोलेंगे मिडवाइफरी नर्सिंग। होप सो दोस्तों आपका ये क्लियर हुआ होगा सारे के सारे टर्म। चलिए मैं आपसे इन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछने वाला हूँ, कुछ एमसीक्यू पूछने वाला हूं जो मैंने अभी आपको बताया है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू पूछूंगा जो अभी तक मैंने आपको कराया है। सबसे पहले मैं पूछूंगा मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इन इन गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो पैथोलॉजी पैथोलॉजी यानी डिजीज कंडीशन है, कौन सी देखने को मिलती है? कौन सी देखने को मिलती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इन ओवस्टैटिक, ओवस्टैटिक फीमेल। फीमेल जो ओवस्टैटिक है उसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? और तीसरा क्वेश्चन होगा अपने इसी के साथ में, तीसरा क्वेश्चन होगा मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन प्री प्यूबर्टल फीमेल, इन प्री प्यूबर्टल, प्यूबर्टल फीमेल। चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। हमारे पास तीन एमसीक्यू हैं, तीन एमसीक्यू है हमारे पास, तीनों में से आंसर देंगे। पहला मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी इन गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी पैथोलॉजी, गायनकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी देखने को मिलती है आपको फीमेल के अंदर? ठीक है, तो ऑप्शन लेना चाहेंगे तो मैं ऑप्शन भी दे सकता हूं आपको, जैसे कि पहला अबॉर्शन, पहला अबॉर्शन। दूसरा, दूसरा ऑप्शन है डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया। तीसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है आपके पास इचिंग ऑफ बलवा, इचिंग ऑफ बलवा। और लास्ट ऑप्शन मैं देने वाला हूं आपको, लास्ट ऑप्शन देने वाला हूं मैं आपको पीपीएच। चलिए चार ऑप्शन है आपके पास, अबॉर्शन, डिस्मेनोरिया, इचिंग ऑफ बल्बा, पीपीएच। चारों में से आंसर दीजिए, कौन सी प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है गायनेकोलॉजी के अंदर? तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन सी है फीमेल के अंदर जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप दे पाएंगे, बहुत अच्छे से देख पाएंगे क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है कि इसके अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए एक टर्म यूज किया गया है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? अबॉर्शन देखने को मिलेगा उसके अंदर, या फिर डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा, इचिंग ऑफ बल्बा देखने को मिलेगा, या फिर आपको पीपीएच देखने को मिलेगा। आंसर दे सकते हैं आप अपना, मैं कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आपका आंसर बताने जा रहा हूं मैं क्या आंसर हो सकता है। चलिए पहला हम डिस्कस करते हैं किसको? अबॉर्शन को। अबॉर्शन दोस्तों, अबॉर्शन कब होगा? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो अबॉर्शन होगा। फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी तो अबॉर्शन नहीं होगा। और फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो प्रेगनेंसी के बारे में स्टडी करना या फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड स्टडी करना उसके डिसऑर्डर की, वो कंडीशन किसके अंदर आती है? गायनिकोलॉजी में आती है, ओबस्टेटिक के अंदर आती है। दोस्तों ये प्रॉब्लम आती है ओबस्टेटिक के अंदर, ना कि गायनिकोलॉजी के अंदर। क्लियर दोस्तों? तो पहली प्रॉब्लम तो किसकी है यहाँ पे? ओबस्टेटिक की है, तो ये तो गायनिकोलॉजी की प्रॉब्लम है नहीं। तो पहला ऑप्शन तो अपना क्या हो गया यहाँ पे?
गलत हो, पहला ऑप्शन गलत हो। क्लियर दोस्तों। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, यानी जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उस दौरान फीमेल को क्या होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, और टर्मिनोलॉजी देते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया टर्मिनोलॉजी देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास डिसमेनोरिया, जो कि सही होने वाला है, राइट होने वाला है। कैसे राइट होने वाला है? डिसमेनोरिया यानी कि गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम है फीमेल के अंदर, है ना, फीमेल के अंदर, यानी मेल के अंदर तो नहीं होगा ये गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके अंदर तो एंड्रोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम फीमेल के अंदर होगी, और उन सब में मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो डिसमेनोरिया की देखने को मिलती है। क्लियर दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है अपने पास इचिंग ऑफ बल्बा। इचिंग ऑफ बल्बा, अब आंसर दीजिए, ये ऑब्स्टेटिक की प्रॉब्लम है या फिर गायनिकोलॉजी की? डिस्मेनोरिया भी किसकी थी, ऑब्स्टेटिक की थी या गायनिकोलॉजी की? ये तो देखो डिस्मेनोरिया है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है नहीं है। किसी भी फीमेल यानी कि जो अभी अनमैरिड फीमेल है उनके अंदर भी डिस्मेनोरिया होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस हो रही है, आ रही है किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, और वहां पे पेनफुल हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको ज्यादा, उसी को डिस्मेनोरिया बोलते हैं। तो ये तो विदाउट प्रेगनेंसी भी होती है। तो बिना प्रेगनेंसी के प्रॉब्लम हो रही है, प्रेगनेंसी तो है नहीं यहाँ पे, तो ये कंडीशन किस में जाएगी, गायनिकोलॉजी में जाएगी। क्लियर दोस्तों। ऐसे इचिंग ऑफ बल्बा देखिए, इचिंग ऑफ बल्बा यानी प्रेगनेंसी से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम ये किसकी रहेगी, ऑब्स्टेटिक की रहेगी या गायनिकोलॉजी की रहेगी? दोस्तों ये प्रॉब्लम भी किसकी रहने वाली है, यस, ऑब्स्टेटिक की रहने वाली है, बट मोस्ट कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पोस्ट पार्टम हेमरेज, तो पोस्ट पार्टम हेमरेज तो आप जानते हैं, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने डिलीवर कराया है, डिलीवर कराने के बाद में उसका ब्लड का अमाउंट ज्यादा लॉस हो गया है, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, उस कंडीशन को पीपीएच बोलते हैं। यही तो है ना। तो पीपीएच के अंदर यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, तो आप समझ जाएंगे फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो ये कंडीशन गायनिकोलॉजी में जाएगी या ओवस्टेटिक के अंदर? ऑब्वियसली ये कंडीशन ओवस्टेटिक के अंदर जाएगी, और हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी क्या, गायनिकोलॉजी, इसलिए अपना ऑप्शन डी भी गलत हुआ, और सी तो गलत हो ही गया था पहले, इसलिए कौन सा बचा था, बी ऑप्शन बचा था, जो कि करेक्ट आंसर है पहले एमसीक्यू। क्लियर दोस्तों। चलिए दूसरा एमसीक्यू देख रहे हैं हम। दूसरा एमसीक्यू देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी। मोस्ट कॉमन पैथोलॉजी देख रहे हैं, किसके अंदर देख रहे हैं पैथोलॉजी, ओवस्टेटिक फीमेल के अंदर। अब फीमेल ओवस्टेटिक है यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है दोस्तों, किससे रिलेटेड है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। अब बात प्रेगनेंसी से रिलेटेड की आती है, तो इसके अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी? चलिए ऑप्शन मैं नहीं दूंगा आपको, ऑप्शन अपने पास चार ही ऑप्शन है जो मैं ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूं। चलिए बता दीजिए चार ऑप्शन में से कौन सी रहेगी। अब देखो इसमें एक तो प्रॉब्लम आप गायनिकोलॉजी की प्रॉब्लम अलग कर दो, जो कि तीन प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है गायनिकोलॉजी की। एक तो डिस्मेनोरिया, दूसरा इचिंग ऑफ वल्वा। दो गायनिकोलॉजी की प्रॉब्लम है ना ऊपर, इनको तो हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये गायनिकोलॉजी पूछा क्या है हमारे पास, ओवस्टैटिक पूछा गया है। तो ओवस्टैटिक के अंदर अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, अबॉर्शन और पीपीएच। तो फीमेल के अंदर, ओवस्टैटिक फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा देखने को अबॉर्शन मिलता है या फिर पीपीएच मिलता है, अबॉर्शन मिलता है या फिर पीपीएच मिलता है, बस दो ऑप्शन रह गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है क्या, अबॉर्शन। अबॉर्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकली आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्लिनिकली देखिएगा बहुत सारे अबॉर्शन आते हैं, और बहुत सारे अबॉर्शन ऐसे भी होते हैं जो बिना बताए घर पे ही मिसकैरेज करा दिए जाते हैं ना। तो अबॉर्शन की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा स्प्रेड है, बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए अबॉर्शन मोस्ट कॉमन कंडीशन देखने को मिलती है ऑबस्टेटिक फीमेल के अंदर। क्लियर दोस्तों, होप सो ये आपको समझ में आया होगा, ऑबस्टेटिक मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तीसरा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो भी मोस्ट कॉमन वाली, किसके अंदर, प्रीप्यूबर्टल फीमेल के अंदर। ऑप्शन सेम है आपके पास, ऑप्शन सेम है आपके पास। चलिए जल्दी से बता दीजिए मेरे को, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर कीजिए। मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन प्रीप्यूबर्टल फीमेल। चलिए आप सोच रहे होंगे अबॉर्शन होगा, डिस्मेनोरिया होगा, इचिंग ऑफ वल्वा होगा, या पीपीएच होगा, मैंने तो ऑप्शन चेंज ही नहीं किए क्योंकि ऑप्शन सारे सेम है। तो ऑप्शन सेम है तो आपका आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। अब आपको देखिए गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम पूछी गई है, तो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऊपर चार ऑप्शन है, उसमें से दो प्रॉब्लम तो ऑब्स्टेटिक वाली है, तो उनको हटा दीजिए एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। अबॉर्शन किसका गया, ये क्या आपका
मिडवाइफरी में, और दूसरा पीपीएचवी किस में गया, मिडवाइफरी में गया। तो दोनों के दोनों आप हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं, डिस्मेनोरिया और इचिंग ऑफ बल्बा। तो दोनों में अब राइट आंसर जानने के लिए एक टर्म यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, प्री प्यूबर्टल फीमेल। ऐसी फीमेल जो अभी प्री प्यूबर्टल, जिसकी प्यूबर्टी नहीं आई है, अभी प्यूबर्टी स्टेज नहीं आई है। और जब हाँ, उसकी प्यूबर्टी स्टेज नहीं आई है तो उसके अंदर तो अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं हुई होंगी। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई होंगी तो डिसमेनोरिया कैसे हो सकता है, डिसमेनोरिया कैसे हो सकता है? तो डिसमेनोरिया तो नहीं रहेगा। इचिंग ऑफ बल्बा, यानी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को बल्बा बोलते हैं और वहां पे इचिंग होती है। ये प्यूबर्टी से पहले मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है, वो क्या रहेगा, इचिंग ऑफ बल्बा, इचिंग ऑफ बल्बा, इचिंग ऑफ बल्बा। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुए होंगे आपके इतने। चलिए, मैं नेक्स्ट देखिए, हम डिफरेंस देखने वाले हैं दो चीज के अंदर। आगे हम इसी से रिलेटेड कुछ आगे चल रहे हैं हम। एक गायनिकोलॉजी, गायनिकोलॉजी, और दूसरी तरफ एक हेडिंग डालेंगे आप एंड्रोलॉजी। दूसरी तरफ देखेंगे एंड्रोलॉजी। तो गायनिकोलॉजी और एंड्रोलॉजी के अंदर डिफरेंस देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है गायनिकोलॉजी में और एंड्रोलॉजी में, समझ में तो आ रहा होगा। गायनिकोलॉजी और एंड्रोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या हो। तो दोस्तों जो गायनिकोलॉजी होती है उसको हमने पीछे देख चुके हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पीछे हमने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, और उससे रिलेटेड बीमारी होना क्या कहलाता है, गायनिकोलॉजी कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपसे बोल सकता हूं, एग्जाम्पल बोल सकता हूं, सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, है ना। दूसरा एंडोमेट्रियल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही दे सकते हैं हम। अभी आपने देखा था, आपने क्या, डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया। और क्या देखा था आपने, एमनोरिया, एमनोरिया। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है ना, ये उसके नॉर्मल एनाफिजियो से रिलेटेड है, फीमेल की एनाफिजियो से रिलेटेड है। तो हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो वो कंडीशन कहलाएगी गायनिकोलॉजी, और बहुत सारे इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कुछ यहाँ पे डिस्क्राइब भी किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं एंड्रोलॉजी, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, पीछे देख चुके हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो गायनिकोलॉजी में फीमेल पेल्विस कौन सा होता है, फीमेल पेल्विस किसको बोलते हैं, फीमेल पेल्विस किसको बोलते हैं? तो आप आंसर करेंगे गायनकॉइड, गायनकॉइड फीमेल पेल्विस होता है, गायनकॉइड फीमेल पेल्विस होता है, जो कि 50% फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, 50% फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, गायनकॉइड पेल्विस होता है वो, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं गायनकोलॉजी, क्योंकि इसी गायनकॉइड पेल्विस के अंदर इसके सारे के सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसलिए हम इस ब्रांच को नाम देते हैं गायनकोलॉजी। दूसरी तरफ अगर हम देखें, मेल पेल्विस कौन सा होता है, मेल पेल्विस कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड होता है मेल पेल्विस और गायनकॉइड होता है फीमेल पेल्विस। इसलिए एंड्रोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। होप सो कि इतना क्लियर हुआ होगा आपका। चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्लास के, मतलब इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी में दूसरा डिफरेंस देखेंगे हम, दूसरा डिफरेंस देखेंगे, गोनाडार्की का मतलब क्या होता है, गोनाडार्की, गोनाडार्की, गोनाडार्की का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स, गोनाड्स का डेवलपमेंट होना गोनाडार्की कहलाता है। इधर सेम रहेगा, गोनाडार्की का मतलब मेल के अंदर हो या फीमेल के अंदर हो, दोनों के अंदर गोनाडार्की क्या कहलाता है, गोनाडार्की का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। अब इसी गोनाडार्की से रिलेटेड हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं हम।
फीमेल गोनेड किसको बोला जाता है? फीमेल गोनाड किसको बोला जाता है और मेल गोनाड किसको बोला जाता है? मेल गोनाड किसको बोला जाता है? तो दो एमसीक्यू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर दे सकते हैं इसका। जो फीमेल गोनाड होता है उसको तो हम बोलते हैं ओवरी, ओवरी। और मेल गोनाड होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। तो ओवरी जो होती है वो फीमेल गोनाड है और टेस्टिस जो है वो मेल गोनाड है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम देख सकते हैं गैमेट क्या होता है। गैमेट, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी है आपके साथ जो आ रही है सामने, है ना, तो इनको अच्छे से समझना है आपको। हम नेक्स्ट देख रहे हैं क्या, गैमेट क्या होता है। और गैमेट के अंदर कौन सा गैमेट देखेंगे? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं? तो जो हमने देखा था गोनाड, गोनाड था ओवरी, और ओवरी से निकलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? गैमेट कहलाता है। और ओवरी से कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा? कौन सा निकलेगा? ओवम। ओवरी से निकलता है क्या? ओवम। तो ओवम तो कहलाता है फीमेल गैमेट, है ना। अगर मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट में कौन होगा? मेल गैमेट, मेल गैमेट। तो आप समझ जाएंगे मेल गैमेट टेस्टिस से निकलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? गैमेट कहलाएगा, क्योंकि टेस्टिस कौन है? गोनाड्स हैं, और गोनाड से निकलने वाला प्रोडक्ट गैमेट कहलाता है। और मेल गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट कौन होता है? वो होता है आपका स्पर्म, स्पर्म। तो दोनों ये क्लियर हुए होंगे। अगर गोनाड्स पूछा गया है, मेल गोनाड्स क्या है तो वो टेस्टिस है, फीमेल गोनाड्स क्या है तो ओवरी है, फीमेल गैमेट क्या है तो वो ओवम है, मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। क्लियर दोस्तों? क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? चलिए, ओवम जो होता है, ओवम जो होता है वो क्या है? लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर यानी कि मानव के अंदर सबसे बड़ी सेल किसको बोला जाता है? ओवम को बोला जाता है। जबकि स्पर्म क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर मतलब मानवों के अंदर सबसे छोटी सेल स्पर्म को बोला जाता है, और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो क्या होती है? वो ओवम होती है। होप सो कि आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे ओवम और स्पर्म के बारे में। अब ओवम जो होता है वो लार्जेस्ट सेल है, स्पर्म जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होती है। चलिए लाइफ स्पान के बारे में देखते हैं। लाइफ स्पान ओवम की कितनी होती है? ओवम की लाइफ स्पान कितनी होती है? तो ओवम की लाइफ स्पान होती है 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे लाइफ स्पान है किसकी? ओवम की। और अगर हम इधर देखें, इधर देखें स्पर्म की, सॉरी, 12 से 24 घंटे ओवम की लाइफ स्पान होती है। और स्पर्म की लाइफ स्पान कितनी होती है दोस्तों? आपको याद रखना है 48 to 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपसे पूछ सकता है लाइफ स्पान ऑफ ओवम, आपसे पूछ सकता है लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जीवन काल कितना है? 48 से 72 घंटे तक ही ओनली जीवन काल है उसका, है ना। आपसे पूछ सकता है मेल गैमेट क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फीमेल गैमेट क्या है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है फीमेल गोनाड किसको बोलते हैं, आपसे क्वेश्चन कर सकता है मेल गोनाड क्या होता है। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। बच्चों की आपको क्लियर हुए होंगे दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, मैं थोड़ा सा रिव्यू और देता हूँ इसी के बारे में। यानी कि ओवम होता है और स्पर्म होता है, स्पर्म होता है, तो दोनों समझ चुके हैं। ओवम ओवरी से निकलने वाला प्रोडक्ट, और स्पर्म क्या होता है? टेस्टिस से निकलने वाला प्रोडक्ट। तो ओवम जो होता है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने रहते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने रहेंगे इसके अंदर? 23। ओवम के अंदर क्रोमोजोम्स कितने रहते हैं? 23। स्पर्म के अंदर क्रोमोजोम्स की संख्या कितनी होती है? इसके अंदर भी सेम 23, 23 नंबर होते हैं स्पर्म के, सॉरी, क्रोमोजोम के, स्पर्म के अंदर और ओवम के अंदर। ठीक है, जब दोनों आपस में मिलते हैं यानी कि जब मिलेंगे तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। और आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से ऑर्गन में होता है? फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पर? फैलोपियन ट्यूब के अंदर।
तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक प्रोडक्ट बनता है, ओवम और स्पर्म मिलके क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं क्या, जाइगोट। नाम क्या देंगे, जाइगोट। और जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम के नंबर आपसे पूछे जाएं तो आप कितने नंबर बताएंगे इसके अंदर, 46 नंबर। कितने बताएंगे, 46 नंबर बताएंगे। या फिर बताएंगे आप 23 पेयर्स, जो कि पहले सिंगल सिंगल थे, अब वो डबल हो गए, पेयर्स में हो गए। 23 ओवम वाले, 23 स्पर्म वाले, दोनों ने क्या बना लिया, पेयर बना लिया, 23 पेयर हो गए। और अगर दोनों को कंबाइंडली बोले तो क्या बोलेंगे, 46 क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्लियर दोस्तों, होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। हम इसी के आगे चल रहे हैं। जाइगोट की लाइफ स्पान बताइए, जीवन काल जाइगोट का कितना रहता है, जाइगोट का कितना रहता है, 0 डेज से लेके, यानी फर्टिलाइजेशन वाले दिन से लेके 14 डेज तक का जो प्रोडक्ट होता है, 14 डेज तक का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है क्या, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद स्टेज कौन सी आती है, एम्ब्रियो होती है। चलिए एम्ब्रियो कौन सी स्टेज होती है, जिसके अंदर बेबी के सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट फॉर्मेशन हो रहा होता है, बेबी के सारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज। ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज क्यों बोला, क्योंकि इस स्टेज के अंदर सारे के सारे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, जो फीटस है, वो एम्ब्रियो है उसके, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज। इसका टाइमिंग क्या है, इसका मतलब कब से कब तक का पीरियड ऑर्गेनोजेनेसिस स्टेज कहलाता है या एम्ब्रियो कहलाता है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, 14 दिन तो उसमें हो गए, यानी 2 वीक्स हो गए। तो 2 वीक्स से लेके 8 वीक्स, 2 वीक से लेके 8 वीक्स तक का जो टाइम है, 8 वीक्स तक का जो टाइम है वो किसका टाइम रहता है, एम्ब्रियो का। तो एम्ब्रियो का अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो का टाइम कितना है, जाइगोट की एज कितनी है, एम्ब्रियो की एज कितनी है, तो आप दोनों को याद रख पाएंगे। जाइगोट की एज होती है 0 से 14 डेज, एम्ब्रियो की एज होती है कितनी, 2 वीक से लेके 8 वीक्स तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, जो कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर लास्ट स्टेज होती है, जिसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, 8 वीक के बाद में स्टार्ट हो जाती है, यानी 9 वीक से स्टार्ट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 8 वीक के बाद स्टार्ट हो जाएगी। 8 वीक्स के बाद में कब तक रहेगी ये, एट बर्थ तक रहेगी, एट बर्थ तक। जब तक बेबी डिलीवर नहीं हो जाता तब तक की एज को हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। या फिर हम एक कॉमन एज ले लेते हैं 40 वीक, यानी मोस्टली 40 वीक्स के आसपास ही सारी फीमेल्स की डिलीवरी हो जाती है, इसलिए 40 वीक्स ले लेते हैं। तो 8 वीक्स के बाद में 40 वीक्स तक या फिर एट बर्थ तक की जो एज है वो क्या कहलाएगी, फीटस कहलाएगी। क्लियर दोस्तों, ये आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि आप बता सकते हैं जाइगोट की एज कितनी है, एम्ब्रियो की एज कितनी है, फीटस की एज कितनी है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों, क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, कुछ और टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं यहाँ पे। एक देखेंगे आप प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, और दूसरा देखेंगे सेकेंडरी ऊसाइड। दोनों में डिफरेंस देखिए, प्राइमरी ऊसाइड क्या होता है और सेकेंडरी ऊसाइड क्या होता है। तो प्राइमरी ऊसाइड हम किसको बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइड यानी कि फीमेल ओवरी के अंदर, मान लीजिए मैंने एक डायग्राम बनाया फीमेल ओवरी का, और फीमेल ओवरी के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे फॉलिकल्स रहते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स रहेंगे, है ना। इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में क्या रहता है, इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं क्या, ओवम बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं, इन्हीं यहीं पे रहता है ना। तो ओवम हम कब बोलेंगे, जब ये इसका डेवलपमेंट हो जाएगा, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में ये रिलीज होगा तब हम इसको ओवम बोलते हैं। और उससे पहले जब तक ये रिलीज नहीं होता है, यानी कि जब फीमेल बर्थ लेती है, जब बेबी बर्थ लेती है, तो बर्थ के टाइम पर सारे के सारे जो भी ओवम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, है ना। कब प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ।
ऑफ फीमेल। जब फीमेल बर्थ लेती है ना, हम छोटी बेबी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसको फीमेल बोल रहे हैं अभी। जो फीमेल बर्थ लिया है उसने, उस टाइम पे उसके फॉलिकल्स के अंदर जो oocytes पड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी oocytes के नाम से जानते हैं। और यहाँ से ये अरेस्ट हो जाते हैं ना, अरेस्ट होके ये चले जाएंगे कौन सी फेज के अंदर चले जाते हैं? प्रोफेज के अंदर चले जाते हैं। और ये पड़े रहते हैं कब तक? प्राइमरी oocyte पड़े रहते हैं आपके, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है तब तक। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब रिलीज होते हैं कौन? सेकेंडरी oocyte। स्टार्ट रिलीज आफ्टर रिलीज आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही जो प्राइमरी oocyte थे वो किसमें कन्वर्ट होने लगते हैं? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होने लगते हैं। और जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम जानते हैं आल्सो नोन एज ओवम, या ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा होगा ओव्यूलेशन क्या होता है। ओव्यूलेशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें रिलीज होता है क्या? सेकेंडरी oocyte। दोस्तों यहां तक लाने का मेरा एक मकसद है, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte करके बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? सेकेंडरी oocyte में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां तक इसको लेके आया हूं। प्राइमरी oocyte के अंदर क्रोमोसोम्स रहते हैं कितने? 46 नंबर। कितने? 46 नंबर। जब इनका डिवीजन होता है तो आगे जाके ये फिर अपने हाफ रह जाते हैं। कितने होंगे? 23 नंबर। यानी कि जो ओवम रिलीज होता है, पीछे मैं बता चुका हूं, ओवम के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या होती है कितनी होती है? वो होती है आपकी 46 प्राइमरी oocyte में। और सेकेंडरी oocyte के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23। यानी कि हाफ रह जाते हैं, डिवीजन होता है इनका। डॉटर सेल में जैसे चेंज होते हैं तो इनका डिवीजन हाफ हाफ होता जाता है। तो 46 के बाद में जो नंबर रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे? 23 रह जाएंगे। क्लियर दोस्तों? होप आपको इतना समझ में आया होगा आज। और साथ इसके अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप वो भी बता पाएंगे। चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर से आज हमने क्या क्या पढ़ा है, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हमने स्टार्ट किया था आज कहाँ से? स्टार्ट किया हमने टर्मिनोलॉजी से। सबसे पहले ओवस्टेटिक के बारे में पढ़ा था। ओवस्टेटिक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसके? प्रेगनेंसी की, और प्रेगनेंसी से होने वाली बीमारी की। एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ उसके, जैसे प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी में हो सकता है अबॉर्शन, प्रेगनेंसी में हो सकता है एपीएच पीपीएच, प्रेगनेंसी में हो सकता है हाइपरटेंशन जिसको हम बोलते हैं इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ सकता है। बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलते हैं। वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ओवस्टेटिक के अंदर आएंगे। और उन्हीं सबको हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ओवस्टेटिक के अंदर पढ़ते हैं। गायनिकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना। और उसमें कोई चेंजेस होता है यानी अबनॉर्मलिटी होती है, उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? गायनिकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे कि ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, एमनोरिया, डिस्मेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, एपीमेनोरिया, ये सारे के सारे हम किसके अंदर पढ़ते हैं? गायनिकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना। जैसे कि हमने देखा था अभी, गायनिकोलॉजी की स्टडी करते हैं, वैसे एंड्रोलॉजी की स्टडी करते हैं। एंड्रोलॉजी की स्टडी में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, और इसके अंदर मेल से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगे वो किसके अंदर आएंगे? एंड्रोलॉजी के अंदर आते हैं। जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर, है ना, टेस्टिकुलर, टेस्टिस किसके अंदर आता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। मिडवाइफरी नर्सिंग क्या होती है? मिडवाइफरी नर्सिंग हम उसको बोलते हैं कि उसकी प्रेगनेंसी टाइम पे और परप्यूरिन टाइम पे पूरी यानी कि सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करना एक नर्स के द्वारा, किसको? प्रेग्नेंट लेडी को। वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है आपकी मिडवाइफरी नर्सिंग। यहीं पे हमने कुछ एमसीक्यू देखे थे, एमसीक्यू आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हमने देखा था दोनों में डिफरेंस, गायनिकोलॉजी और एंड्रोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है, जो हम पीछे दिन डिस्कस कर चुके हैं। फीमेल पेल्विस किसको बोलते हैं? तो फीमेल पेल्विस गायनिकॉइड होता है। मेल पेल्विस कौन होता है? एंड्रॉइड होता है। गोनाडार्की का मतलब क्या है? गोनाडार्की का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स।
फीमेल गोनाड्स क्या होता है? ओवरी होती है। मेल गोनाड्स क्या होता है? टेस्टिस होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। फीमेल गैमेट क्या होता है? गोनाड से निकलने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाता है? गैमेट कहलाता है। तो फीमेल गैमेट ओवम होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है अपनी बॉडी की? ओवम होती है। सबसे छोटी सेल कौन सी होती है अपनी बॉडी की? स्पर्म होती है। लाइफ स्पान कितनी है ओवम की? आपको याद रखना है 12 से 24 घंटे। लाइफ स्पान कितनी है स्पर्म की? ओवम की तो 12 से 24 घंटे, स्पर्म की कितनी है? 48 से 72 घंटे। नेक्स्ट हमने देखा था ओवम और स्पर्म जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 नंबर रहते हैं दोनों के अंदर, 23 इधर 23 उधर। जब आपस में मिलेंगे तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? जाइगोट के अंदर 46 हो जाते हैं। और जाइगोट की एज यहाँ पे दी गई है, कितनी होती है? जाइगोट की एज होती है 14 दिन तक का प्रोडक्ट, यानी 2 वीक्स तक का प्रोडक्ट कहलाता है जाइगोट। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी आती है, एम्ब्रियो स्टेज आती है, वो 2 वीक से लेके 8 वीक तक का होता है। और फीटस 9 वीक से लेके एट बर्थ तक का टाइम कहलाता है फीटस। क्लियर दोस्तों? प्राइमरी यूसाइट जो बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं और यहीं से अरेस्ट हो जाते हैं, ये प्रोफेज के अंदर चले जाते हैं, फिर इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट कब होगा इनका? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में आने लगेगी तब डेवलपमेंट होगा। यही प्राइमरी यूसाइट फिर चेंज होने लगेंगे सेकेंडरी यूसाइट के अंदर, जिसको हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्राइमरी यूसाइट में कितने हैं? 46 नंबर। सेकेंडरी यूसाइट में कितने हैं? 23 नंबर। क्लियर दोस्तों? होप सो आपको ये आपकी आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे ही हम थ्योरी की क्लासेस आपको लेके आते रहेंगे, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जो कि इस क्लास का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें आपके मित्रगण, आपके साथी। तो और साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।